गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के व्याख्यान में हम रोग एवं रोगी परीक्षा के बारे में चर्चा करेंगे। रोग और रोगी परीक्षा के बारे में अष्टांग हृदय के सूत्र स्थान के पहले अध्याय में संक्षेप में बताया गया है, सूत्र रूप में बताया गया है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। सूत्र यानी संक्षेप में जहाँ बताया गया है, फंडामेंटली जहाँ पर बताया गया है उसको हम सूत्र स्थान कहते हैं। इसको थोड़ा हम आपको समझाएंगे कि कैसे रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा करनी चाहिए। इससे पहले ये ज़रूरी होता है कि रोग किसे कहते हैं ये आप जान लें। तो आचार्य चरक के अनुसार विकारो धातु वैषम्य, अर्थात धातुओं की जो विषमा अवस्था है उसको विकार या रोग कहते हैं। विकार, रोग, व्याधि ये सारे सिनोनिम, सारे शब्द जो है वो सिनोनिमस है। विकार कहें या व्याधि कहें या रोग कहें, ये एक ही अर्थ को बताते हैं और वो अर्थ है डिजीज़। यानी चरक कहते हैं धातुओं की विषमा अवस्था जो है उसको रोग या विकार कहते हैं, और धातुओं की जो समावस्था है उसको आरोग्य या हेल्थ कहते हैं, ऐसा चरक कहते हैं। सुश्रुत क्या कहते हैं? सुश्रुत कहते हैं विविधम दुखम आद धाति इति व्याधि, अर्थात जो विविध प्रकार के दुख शरीर में उत्पन्न करे, शरीर में जो पेन प्रोड्यूस करे, डिस्कम्फर्ट प्रोड्यूस करे, उसको व्याधि कहते हैं, ये सुश्रुत कहते हैं। और वाग्भट क्या कहते हैं? वाग्भट ने पहले ही चैप्टर में कहा रोगस्तु दोष वैषम्यम, अर्थात दोषों की जो विषम अवस्था है उसको रोग कहते हैं। दोषों की विषम अवस्था को रोग क्यों कहते हैं? क्योंकि दोष की जो समा अवस्था है वो कभी भी रोग उत्पन्न नहीं करती। दोषों की जो सम अवस्था है जिसको इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं वो आरोग्य या हेल्थ का कारण है। तो रोग के लिए कारण कब होंगे दोष? जब वो डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट में होंगे तभी रोग उत्पन्न होते हैं, अर्थात दोषों की डिसइक्विलिब्रियम की स्टेट होने पर ही रोगोत्पत्ति या डिजीज मैनिफेस्टेशन होता है। इसलिए वाग्भट ने कहा कि दोषों की जो विषम अवस्था है उसको रोग कहते हैं। अब तीनों आचार्यों के अनुसार रोग की परिभाषा जान ली तो उससे क्या समझ में आया कि आचार्य चरक भी कहते हैं धातुओं की विषम अवस्था, और वहाँ धातुओं की विषम अवस्था का मतलब दोष, धातु और मल, इन तीनों की जो विषम अवस्था है वह रोग का कारण होती है। वाग्भट कहते हैं दोषों की विषम अवस्था रोग का कारण होती है, और सुश्रुत ने ये जब विषम अवस्था होती है और इसके कारण जब रोग उत्पन्न होता है तो मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है उसका, उसके आधार पर डिजीज़ को डिफाइन किया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि जिससे शरीर में विविध प्रकार की दुख या पेन उत्पन्न हो उसको रोग कहते हैं। ये डिजीज़ का इफेक्ट है बॉडी पर माइंड। इस तरह से हमने आपको रोग जो है उसकी डेफिनेशन बताई। अब दूसरा हम ये देखें कि रोगों के भेद कितने प्रकार के होते हैं। तो रोगों को कई तरह से क्लासीफाई किया है। उसमें से एक क्लासिफिकेशन आपके सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में दिया है कि कारण भेद से रोग दो प्रकार के होते हैं, निज रोग और आगंतुक रोग। निज रोग किनको कहेंगे? जो रोग दोषों की विषम अवस्था से होते हैं, आभ्यंतर कारणों से होते हैं, उनको निज रोग कहते हैं। आप इतना ही जान लें, जो दोषों की विषम अवस्था, धातुओं की विषम अवस्था, मलों की विषम अवस्था से होने वाले रोग हैं उनको निज रोग कहते हैं। जबकि आगंतुक रोग किनको कहेंगे? जो बाह्य कारणों से, एक्सटर्नल कॉजेज़ के कारण होते हैं, जैसे अभिघात या चोट लग गई, या और भी कोई पॉइजनस कांटेक्ट हो गया, या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, जो बाहर से जो कारण आकर के जो रोग उत्पन्न करते हैं, अग्नि से जल गया, पानी में डूब जाना, ये जो विभिन्न कारण हैं, किसी ऊंची जगह से नीचे गिर जाना, ये सारे के सारे जो एक्सटर्नल कॉजेज़ हैं इनके कारण जो डिजीज़ होती है उनको आगंतुक रोग कहते हैं। आप कहेंगे कि सर ये रोगों का भेद जानने से क्या फ़ायदा है निज और आगंतुक रोग के रूप में? इनके ऊपर चिकित्सा निर्भर करती है, क्योंकि बाह्य कारणों से होने वाले जो रोग हैं उनकी चिकित्सा अलग तरह से होती है, कारणानुरूप चिकित्सा होती है ना। और निज रोग जो हैं, जो निज कारण या दोषों की विषमता से होने वाले जो रोग हैं उनकी चिकित्सा दोषों की विषम अवस्था की सही परीक्षा करके उसके अनुसार होती है। इसलिए ये जानना नितांत जरूरी होता है। अब निज रोग जो है वो चूँकि दोषों की विषमता से होता है तो वैद्य को या फिजिशियन को ये एग्जामिन करना होता है कि उस रोगी में एक दोष इन्वॉल्व है या दो दोष इन्वॉल्व है रोग के मैनिफेस्टेशन में, या तीनों के तीनों इन्वॉल्व है। क्यों? ये जब तक आप नहीं जान लेते तब तक रोग की सही चिकित्सा नहीं कर सकते। ये भी हम एग्जामिन करते हैं। आप कहेंगे सर एक दोष इन्वॉल्व है या दो है या तीन है, ये कैसे जानेंगे? तो इसके लिए आपको सूत्र स्थान के पहले चैप्टर में जो वात, पित्त और कफ के लक्षण या गुण दिए हैं कि वायु रुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, चल होता है, पित्त उष्ण होता है, तीक्ष्ण होता है, सर होता है,
विश्रगंधी होता है, और कफ स्निग्ध होता है, गुरु होता है, पिच्छिल होता है, मंद गुण वाला होता है। इन गुणों में से कौन से गुण आपके रोगी में बढ़े हैं? अगर एक दोष से संबंधित बढ़े हैं तो एक दोषज रोग होगा। दो दोषों के लक्षण अगर रोग में मिलते हैं तो उसको संसर्गज रोग भी कहते हैं, या द्विदोषज या द्वंद्वज रोग भी उसको कहते हैं। और तीनों के तीनों दोषों के लक्षण अगर मिलते हैं रोगी में, तो ऐसे रोगी को त्रिदोषज रोग से पीड़ित या सान्निपातिक रोग उसको कहा जाता है। और इसके अनुसार भी चिकित्सा बदलती है, क्योंकि एक दोष इन्वॉल्व है तो उस दोष के विपरीत गुण वाली चिकित्सा करने से लाभ होगा, लेकिन दो दोष इन्वॉल्व है तो दोनों की चिकित्सा करनी पड़ेगी, और तीनों इन्वॉल्व है तो तीनों की करनी पड़ेगी। ऐसे आगंतुक जो रोग मैंने बताया, आगंतुक रोग को एक्सोजीनस डिजीज कहते हैं और निज रोग को इंडोजीनस डिजीज कहते हैं। तो जो आगंतुक रोग है उसमें भी कारण के अनुसार ही चिकित्सा होती है। जैसे मैंने बहुत सारे कारण गिनाए आपको। चोट लगने पर जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट बर्निंग के केसेस में नहीं होता। बर्निंग भी एक्सटर्नल कॉज है, उसके कारण जो रोग होगा उसका ट्रीटमेंट अलग है। चोट लगने से जो रोग हुआ उसका ट्रीटमेंट अलग है। ड्राउनिंग या पानी में डूबने से कोई रोग हुआ किसी को तो उसकी चिकित्सा अलग है। और पॉइजनस कांटेक्ट के कारण अगर किसी को रोग हुआ तो उसकी चिकित्सा अलग है। और बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हुआ है तो उसके लिए हम एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन देते हैं। तो यहाँ आप देखिए कारणानुरूप चिकित्सा होती है, इसलिए कारण को जानना नितांत जरूरी होता है। इस तरह से संक्षेप में मैंने आपको रोग की डेफिनेशन और रोग की डेफिनेशन के बाद रोग का वर्गीकरण जो पहले अध्याय में दिया है वो आपको बताया। इसके बाद संक्षेप में आपको रोग परीक्षा और रोगी परीक्षा के बारे में बताते हैं। रोग परीक्षा के बारे में वाग्भट कहते हैं रोगम निदान प्रागरूप लक्षणोपशय आपत्ति। कि रोग की परीक्षा निदान से, पूर्व रूप से, उपशय और संप्राप्ति, इन पांचों साधनों से रोग की परीक्षा करनी चाहिए। यहाँ संक्षेप में मैं आपको बता दूं कि निदान आदि की परिभाषा क्या है। निदान रोग के कारण को कहते हैं। निदान का एक अर्थ डायग्नोसिस भी है, लेकिन जहाँ रोग परीक्षा के अर्थ में निदान के साथ चार और भी हैं, यानी निदान पंचक भी इनको कहते हैं। पांच है ना, निदान, पूर्व रूप, उपशय और संप्राप्ति, ये पांच है। इनको निदान पंचक या पंच निदान भी कहते हैं, या पंच रोग ज्ञानोपाय, रोग जानने के पांच उपाय हैं, ये मीन्स है, ऐसा भी इनको कहा जाता है। तो निदान शब्द का अर्थ है रोग का कारण। इटियोलॉजिकल फैक्टर्स ऑफ द डिजीजेस आर नोन एज निदान। ये मैंने क्या कहा आपको कि निदान शब्द कारण के अर्थ में आया, रोग के कारण, लेकिन इसी निदान शब्द का अर्थ डायग्नोसिस भी होता है, व्याधि विनिश्चय जिसको हिंदी में कहते हैं। तो डायग्नोसिस अर्थ भी इसका होता है। तो निदान को जानने से हमें क्या फ़ायदा है? जो थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि निज रोग है तो उसके कारण अनेक हैं, अलग हैं। आगंतुक रोग है तो उसके भी अनेक कारण हैं, वो निज रोग से अलग हैं, इसलिए उनको जानना नितांत जरूरी होता है। क्यों? कि कारण को जाने बिना हम चिकित्सा नहीं कर सकते। कारण के आधार पे भी हम बहुत सारे रोगों की परीक्षा करते हैं। जैसे शुगर का कोई मरीज आता है तो हम ये क्यों पूछते हैं कि आप मीठा ज़्यादा खाते थे क्या, आप कोई फिजिकल लेबर नहीं करते थे क्या, या आप डे स्लीप लेते थे क्या 12वें महीने, तो या आप एक्टिव कम रहते हैं क्या, या आपकी फैमिली में डायबिटीज़ की हिस्ट्री है क्या। ये सारी चीज़ें क्यों पूछते हैं? जस्ट टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट कॉज ऑफ द डिजीज इन दैट पर्टिकुलर पेशेंट, सो दैट वी कैन मैनेज राइटली। तो निदान का यह महत्व है चिकित्सा में कि हम अगर रोग का कारण सही से जान जाएं कि किस कारण से रोग हुआ है तो उसको ट्रीट करना आसान होता है। दूसरा महत्व यह है कि अगर कम कारणों से रोग उत्पन्न हुआ है तो वो कम बलवान होगा, थोड़े अधिक कारणों से अगर रोग हुआ है तो और अधिक रोग बलवान होगा। और सारे कारण जो शास्त्र में उस रोग के बताए उन सारे कारणों का सेवन अगर रोगी ने किया है तो रोग अधिक बलवान होगा, सर्वाधिक बलवान होगा। और सारे कारणों से सेवन किया हुआ और अधिकतम लक्षण वाला जो रोग है वो चिकित्सा में प्रायः असाध्य होता है। तो आप देखिए कारण के आधार पर हम रोगों की साध्यता को भी समझ पाते हैं, कारण के आधार पर हम चिकित्सा भी डिसाइड करते हैं, इसलिए निदान या कारण को जानना जरूरी है। दूसरा है रोग ज्ञान का उपाय प्रागरूप, जिसको हिंदी में पूर्व रूप भी कहते हैं। प्रागरूप भी हिंदी का ही शब्द है। प्रागरूप यानी पूर्व रूप। पूर्व रूप को हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? प्रीमोनिटरी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज, यानी किसी भी रोग के जो प्रीमोनिटरी साइंस एंड सिम्टम्स है उनको हम पूर्व रूप कहते हैं। आचार्य पूर्व रूप को डिफाइन करते हुए क्या कहते हैं? आचार्य यानी आयुर्वेद के स्कॉलर्स, वो कहते हैं कि पूर्व रूप ऐसे लक्षण हैं जो भविष्य में होने वाली व्याधि का बोध कराते हैं, ज्ञान कराते हैं। यानी फ्यूचर में कौन सी डिजीज हो सकती है उसका ज्ञान जो करावे उसको पूर्व रूप कहते हैं। और भी आप कहना चाहें तो पूर्व रूप, और उसके बाद रूपावस्था आती है रोग में। तो पूर्व रूप जो है वो
लक्षणों की अव्यक्त या अल्प मात्रा में जहाँ लक्षण व्यक्त होते हैं उसको पूर्व रूप अवस्था कहते हैं। अगर क्रियाकाल की दृष्टि से देखें तो सुश्रुत ने 6 क्रियाकाल बताए: संचय, प्रकोप, प्रसर, स्थान संश्रय, व्यक्ति और भेद। तो इनमें से जो चौथा क्रियाकाल है स्थान संश्रय, दोष जब कहीं लोकलाइज हो जाते हैं और दोष दूषित समूर्छना जब होती है तो उस समय पूर्व रूप उत्पन्न होते हैं। उस अवस्था में भी हम रोगी को अगर ट्रीट नहीं करते हैं तो कुछ समय बाद रूपावस्था या मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज की कंडीशन आती है। रूपावस्था को साइंस एंड सिम्टम्स भी कहते हैं, ये मैं अभी बताऊँ। पूर्व रूप जानना क्यों जरूरी है? अगर आप डिजीज को पूर्व रूप की अवस्था में जान लें तो वहाँ पर उसको जीतना आसान होता है। क्यों? कि अभी मैंने क्या कहा आपको कि आयुर्वेद के स्कॉलर्स के अनुसार पूर्व रूप की अवस्था में व्याधि के सारे लक्षण व्यक्त नहीं होते, अल्प लक्षण ही व्यक्त होते हैं, और उस स्थिति में उसको जीतना या उसको स्पेसिफाई करना बहुत आसान होता है। इसलिए पूर्व रूप यानी प्री मॉनिटरी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज़, ये भी टेक्स्ट में वर्णित है। अभी सूत्र स्थान में आप डिजीज़ के पूर्व रूप आदि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप चरक संहिता पढ़ेंगे तो निदान स्थान में पढ़ेंगे, उसके बाद चरक संहिता उत्तरार्ध में चिकित्सा स्थान जब पढ़ेंगे तो विभिन्न रोगों के पूर्व रूप के बारे में आप पढ़ेंगे, और उस स्टेज में डिजीज़ को जीतना बहुत आसान होता है। भविष्य में होने वाली व्याधि का वो बोध कराने वाले होते हैं, इसलिए इनको जानना बहुत ज़रूरी होता है। तीसरा मीन या साधन है रोग को जानने का रूप। रूप को हम लक्षण भी कह सकते हैं, यानी साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज। आप कहेंगे साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ द डिजीज और जो प्री मॉनिटरी साइंस एंड सिम्टम्स, इसमें क्या अंतर है? तो जो रूपावस्था या साइंस एंड सिम्टम की जो कंडीशन है उस स्टेज में रोग कंप्लीटली मैनिफेस्ट हो जाता है, उसके लक्षण अभिव्यक्त या व्यक्त हो जाते हैं, स्पष्ट हो जाते हैं। अब उसको डायग्नोस करना और ज़्यादा आसान हो जाता है, तो इसलिए हम रूपावस्था को यहाँ पर देखते हैं। जैसे रूपावस्था का मतलब यही है, अतिसार हुआ तो हम समझ जाते हैं कि लूज स्टूल जो है फ्रीक्वेंटली पास कर रहा है। फीवर अगर है किसी को तो हम समझ जाते हैं कि उसका बॉडी टेम्परेचर राइज किया है, उसके बॉडी में पेन हो रहा है, सिर आदि में भी दर्द हो सकता है, उसको खाने की इच्छा नहीं होगी, उसके मुंह का टेस्ट बिगड़ जाएगा। ये सारी चीज़ें जो हम समझ लेते हैं ये रूपावस्था, और ये जानने से हम कंफर्म डायग्नोसिस कर पाते हैं डिजीज़ का। और जब डिजीज़ का कंफर्म डायग्नोसिस हो जाएगा रूपावस्था या लक्षणावस्था में, तो हम उसको आसानी से ट्रीट कर सकते हैं। फिर चौथा उपाय रोग परीक्षा का उपशय। आप कहेंगे उपशय का क्या मीनिंग है? उपशय की बहुत साधारण और आसान परिभाषा आचार्यों ने दी, और वो ये है कि आप अपने रोगी में औषधि या आहार या विहार जो सजेस्ट करते हैं सेवन करने के लिए, तो जिस भी औषध से या आहार से या विहार से आपके रोगी को सुख मिले, उसको रिलीफ मिले डिजीज से, उसको उपशय कहते हैं। आप कहेंगे ये तो चिकित्सा हो गई, इसको रोग परीक्षा में क्यों रखा? इसको इसलिए रखा कि कुछ रोग ऐसे होते हैं जो रूपावस्था में भी कंफर्म डायग्नोसिस उनका नहीं हो पाता है। जैसे जोड़ों की बीमारी, जोड़ यानी बोनी जॉइंट्स की जो डिजीज़ हैं, ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होती है जॉइंट्स में, रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी होती है, गाउटी आर्थराइटिस भी होती है। तो कई बार क्या होता है, कई बार ये होता है कि हम वहाँ पर कंफर्म डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं कि ठीक है रोगी के जॉइंट्स में पेन है लेकिन ये ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है। ऐसी स्थिति में रूपावस्था में भी कंफर्म डायग्नोसिस नहीं हो पाता है, तो हम उपशय के माध्यम से वहाँ डिफरेंशियल डायग्नोसिस करने का प्रयास करते हैं। यानी हम कोई एक प्रोविजनल डायग्नोसिस बना लेते हैं और अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट करते हैं। अगर उस ट्रीटमेंट से उसको लाभ होता है तो इसका मतलब वो वहाँ उपशय रहा और उससे वो डिजीज़ का डायग्नोसिस भी हो गया। तो डायग्नोसिस या रोग परीक्षा में उपशय हमारे लिए यूज़फुल हुआ ना। जैसे मैं एक उदाहरण दूँ कि हमारे पास कोई बुखार का मरीज आया, हम ये नहीं जान पाए कि वो वायरल फीवर है या मलेरिया है या और कोई फीवर है, लेकिन रोगी ने कहा कि ठंड लग के या शिवरिंग के साथ मुझे फीवर हुआ था। हमने ये माना कि हो सकता है, प्रोविजनल डायग्नोसिस बनाया कि मलेरिया हो सकता है और मलेरिया का ट्रीटमेंट दिया। सपोज़ वो उससे ठीक हो गया तो हमारा डायग्नोसिस कंफर्म हो गया, ठीक हो गया दवाई से, इसका मतलब दवाई उपशय रही। और इससे रोग परीक्षा में क्या फ़ायदा हुआ? कंफर्म डायग्नोसिस हो गया, उसको मलेरिया ही था। लेकिन अगर मलेरिया की ट्रीटमेंट से बुखार ठीक नहीं होता है, इसका मतलब वो ट्रीटमेंट वहाँ उपशय नहीं रहा, अनुपशय रहा, और उससे हमें रोग ज्ञान क्या हुआ कि इसको मलेरिया नहीं था, वायरल फीवर या और कोई फीवर था। तो इस तरह से उपशय भी रोग परीक्षा में मददगार होता है। पांचवा है संप्राप्ति। संप्राप्ति को आप इंग्लिश में पैथोजेनेसिस कह सकते हैं, और संप्राप्ति को अगर डिफाइन करें तो निदान सेवन यानी रोग के कारण सेवन से लेकर के रोगोत्पत्ति तक की जो संपूर्ण प्रक्रिया है
स्टेप वाइज प्रोग्रेस ऑफ द डिजीज जिसको आप कह सकते हैं वो संप्राप्ति है। रोग की सम्यक प्राप्ति ही संप्राप्ति है। निदान सेवन से रोगोत्पत्ति तक की परंपरा। आप कहेंगे कि सर निदान से रोगोत्पत्ति तक की परंपरा है तो निदान पहले आ गया, पूर्व रूप आ गया, रूपावस्था भी आ गई, तो फिर संप्राप्ति को अलग से कहने की ज़रूरत क्या थी? तो उसका उत्तर यह है कि निदान केवल कारण का ही विवेचन करता है, पूर्व रूप केवल पूर्व रूप का ही, फिर रूपावस्था आती है तो वो केवल रूपावस्था की चर्चा करता है। लेकिन जो संप्राप्ति है वो निदान क्या थे, उससे कैसे कैसे दोष कुपित हुए, कैसे बॉडी में स्प्रेड किए, कहाँ जाके लोकलाइज हुए, लोकलाइज होकर कैसे पूर्व रूप उत्पन्न किए, फिर भी उसको इग्नोर किया, टाइमली ट्रीट नहीं किया तो क्या लक्षण आए, अगर लक्षण आने के बाद भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो बाद में उपद्रव या कॉम्प्लिकेशंस होंगी। ये सारा संप्राप्ति का है। तो संप्राप्ति हमें डिफरेंट स्टेजेस में उसको ट्रीट करने की जानकारी प्रदान करती है और दूसरा ये जानकारी प्रदान करती है कि डिजीज़ कौन सी कंडीशन तक पहुंच गई। ओवरऑल व्यू ऑफ द डिजीज संप्राप्ति जो है वो प्रेजेंट करती है। इसलिए संप्राप्ति का भी अपना वैशिष्ट पैथोजेनेसिस जिसको आप कहते हैं, तो ये संप्राप्ति के माध्यम से भी रोग ज्ञान हमें होता है, ऐसा मानना चाहिए। इस तरह से 5 प्रकार की रोग परीक्षा आपके पहले चैप्टर में दी। अब रोगी परीक्षा कैसे करें, इसके लिए पहले चैप्टर में दिया दर्शन स्पर्शन प्रश्नेश परीक्षेच रोगी, यानी रोगी की जो परीक्षा है, रोगी यानी डिजीज्ड पर्सन, उसके लिए 3 तरह की परीक्षा यहाँ पर दी है। इससे आप यह न समझें कि बस ये 3 ही तरह की परीक्षा है। सबसे पहले इनको समझ लें, भागवत कहते हैं दर्शन परीक्षा से भी रोगी की परीक्षा करनी चाहिए। दर्शन यही मीन्स बाय इंस्पेक्शन, बाय ऑब्जर्विंग द पेशेंट्स। तो आप ऑब्जर्व करके क्या क्या चीज़ें जान सकते हैं। अगर बॉडी के किसी पार्ट में कलर चेंज है, जैसे जॉन्डिस में स्किन का, कंजक्टाइवा आदि जो है उनका आईलिड्स का कलर जो है वो रेड से येलोइश होने लगता है, पूरा आंखें भी येलोइश हो जाती है, नाखून देखो तो येलो हो जाते हैं, स्किन आदि का कलर येलो हो जाता है जॉन्डिस में। तो कलर चेंज अगर है तो उसको हम दर्शन से कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, कोई एबनॉर्मल ग्रोथ है या आउटर साइड में कोई इडीमा वगैरह है उसको हम देख सकते हैं, या कोई फ्रैक्चर वगैरह है और वो कंप्लीट फ्रैक्चर है और उसके कारण डिफॉर्मिटी ऑफ दी बोन है तो वो बाहर से हमें दिखाई दे सकती है। हेयर लाइन फ्रैक्चर है तो बाहर से नहीं दिखाई देगा, वो एक्सरे से ही पता चलेगा। तो दर्शन से हम एबनॉर्मल ग्रोथ या कलर चेंज, इन सब चीज़ों को कि जिस किसी डिजीज़ में कलर वाइज कोई चेंज आता है वो, या रोगी का चलने का तरीका कैसा है आदि, ये हम दर्शन परीक्षा से देख सकते हैं। जैसे कि पक्षाघात का रोगी वो ठीक से चल नहीं पाता, अगर उसको फेशियल पैरालिसिस है तो मुंह से बोल नहीं पाता, मुंह लटक जाता, टेढ़ा हो जाता है, ये सब हम दर्शन परीक्षा से जानते हैं। स्पर्श परीक्षा से हम शरीर के शीत और उष्ण भाव का परीक्षण करते हैं। जैसे फीवर है तो हम सीधा उसका बॉडी टेम्परेचर क्यों चेक करने लगते हैं स्पर्श के द्वारा, क्योंकि हमें पता है कि बॉडी टेम्परेचर राइज करेगा, इसलिए हम पैल्पेट करके वो देखना चाहते हैं। या स्पर्श के द्वारा जो शरीर में जो बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सॉफ्ट रहने वाले हैं, अगर वो डिजीज़ के कारण हार्ड हो गए या हार्ड जो है वो सॉफ्ट हो गए, इन दोनों की परीक्षा हम स्पर्श परीक्षा से करते हैं। जैसे लीवर जब बढ़ जाता है, हिपेटोमेगेली हो जाती है, तो राइट हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन में हम उसको पैल्पेट जब करते हैं तो वहाँ पर रोगी को पेन होता है, तो ये स्पर्श परीक्षा से हम कर पा रहे हैं। ऐसे ही जहाँ कहीं पर भी बॉडी पार्ट्स जो कि सॉफ्ट हैं वो अगर हार्ड हो जाए, हार्ड जो है वो अगर सॉफ्ट हो जाए, तो इसकी परीक्षा भी हम स्पर्श से करेंगे। अगर टेम्परेचर में कोई फ्लक्चुएशन आता है वो भी हम स्पर्श परीक्षा से वहाँ पर कर सकते हैं। और तीसरा है प्रश्न परीक्षा। प्रश्न परीक्षा के रूप में तीसरा उपाय क्यों बताया रोगी परीक्षा का, आचार्य का यह अभिप्राय था कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप देख करके भी नहीं परीक्षा कर सकते, स्पर्श से भी उनका पता नहीं चलता। जैसे रोगी की लाइकिंग्स, वो क्या चीज़ें खाने में, औषधि में पसंद करता है, क्या ले सकता है औषध में, क्या नहीं ले सकता है। इसी तरह से उसके पेन की सीवियरिटी रोगी ही बता सकता है कि उसका पेन सहनीय है या असहनीय, टॉलरेबल है या अनटॉलरेबल है, ये वही बता सकता है। दूसरी बात, क्या चीज़ उसके लिए सूट करती है खाने पीने में, क्या सूट नहीं करती है, ये भी रोगी ही बता सकता है। किस जगह विशेष में उसको पेन है, यह भी रोगी ही बता सकता है। और भी कई सारी चीज़ें जो रोगी खुद फील करता है, सब्जेक्टिव जो है वो रोगी से जाननी होती है। इसलिए प्रश्न परीक्षा तीसरा उपाय रोगी परीक्षा का यहाँ पर है। अभी मैं संक्षेप में कह दूँ आपसे, मैं कह रहा था कि आप ये ना समझें कि अष्टांग हृदयकार ने यहाँ पहले चैप्टर में 3 तरह की रोगी परीक्षा दी है। इसका मतलब आप ये ना समझ लें कि रोगी परीक्षा 3 ही तरह की होती है। ऐसा इसलिए कहा कि रोगी की परीक्षा 6 तरह की भी होती है, 5 इंद्रियों से और प्रश्न से। रोगी की परीक्षा जो है वो 10 प्रकार की भी होती है,
प्रकृतितः परीक्षा, विकृतितः परीक्षा, सारतः, सात्म्यतः, सत्वतः, प्रमाणतः, आहार शक्तितः, व्यायाम शक्तितः और वयतः यानी एज वाइज। तो कई तरह से रोगी की परीक्षाएं शास्त्र में बताई गई है, लेकिन यहाँ पहले चैप्टर में 3 तरह की परीक्षा बताई है, उसको हमने आपको संक्षेप में बताया। थैंक यू।